19.1 परिचय। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बुनियादी शिक्षा प्रदान करना क्रमिक केंद्रीय सरकारों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। भारतीय संविधान ने आदेश दिया कि 1950 से 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। लक्ष्य सभी नागरिकों के बीच साक्षरता सुनिश्चित करना था, जिससे वे समाज में प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम हो सके। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर लक्षित है, जो एक बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक अवधि है। पढ़ना, लिखना और अंकगणित जैसे बुनियादी कौशल सिखाने के अलावा पाठ्यचर्या और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों दोनों के माध्यम से समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा व्यक्तियों को आत्मनिर्भर, समझदार और उत्पादक नागरिक बनाती है। शोध से संकेत मिलता है कि कार्यबल की औसत प्राथमिक स्कूली शिक्षा में 1 साल की वृद्धि भी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। विश्व बैंक। प्रारंभिक शिक्षा के सामाजिक लाभ बहुत व्यापक हैं, क्योंकि शिक्षित माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे पीढ़ियों तक लाभ की निरंतरता बनी रहती है। सिन्हा 2000। प्रारंभिक शिक्षा का महत्व राष्ट्र से परे तक फैला हुआ है। यह सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि प्रारंभिक शिक्षा की संरचनात्मक अवधारणा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य ढांचा मौजूद होता है। आइए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा की संरचना का पता लगाएं। 19.2 प्रारंभिक शिक्षा की संरचना। देश में प्रारंभिक शिक्षा की संरचना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा 10+2+3 के रूप में रेखांकित किया गया था। बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्दिष्ट किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा में 5 साल की प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा शामिल होगी। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा को व्यवस्थित करने के तरीके में राज्यों के बीच मतभेद है। कुछ राज्यों में 4 वर्षीय प्राथमिक और 3 वर्षीय उच्च प्राथमिक संरचना होती है, जबकि अन्य में 5 वर्षीय प्राथमिक और 2 वर्षीय उच्च प्राथमिक संरचना होती है। इन विविधताओं के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा का समग्र ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करता है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न आयु समूहों को पूरा करती है। प्री प्राइमरी के लिए आयु 4 से 6, प्राइमरी कक्षा आईवी के लिए आयु 6 से 11 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6-8 के लिए आयु 12-14। माध्यमिक शिक्षा में आयु 15 से 16, कक्षा 9-13 शामिल है, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा में आयु 17 से 18, कक्षा 11-13 शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में चिंताएं न केवल आज़ादी के बाद उठाई गई, बल्कि देश को आज़ादी मिलने से पहले भी मौजूद थी। आइए ऐतिहासिक दृष्टि से इन चिंताओं का पता लगाएं। 19.3 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। प्राचीन वैदिक काल में बच्चों को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा प्राप्त होती थी, एक परंपरा जहां एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाता था। बच्चे धार्मिक ग्रंथ सीखने के लिए गुरु के आश्रम, स्कूल में जाते थे। बौद्ध धर्म ने एक मठवासी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। 10वीं शताब्दी तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली पाठशालाएं और टोल उभरे। मध्ययुगीन युग में मस्जिदों में मकतब बच्चों को पढ़ना, लिखना और कुरान की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते थे। स्वतंत्रता पूर्व काल। स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा के प्रति चिंता ब्रिटिश शासन के दौरान बढ़ी, विशेष रूप से मैकाले के मिनट्स के साथ।
इसका उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। स्वदेशी स्कूल मौजूद थे जो पुजारियों, व्यापारियों और धनी किसानों जैसे विशिष्ट समूहों को 3 आर पढ़ना, लिखना, अंकगणित सिखाते थे। ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करने के लिए पश्चिमी विचारों, अंग्रेजी इतिहास, गणित और विज्ञान को शामिल करते हुए प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की। हालांकि यह प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसे स्थानीय समुदाय को हस्तांतरित करने की सिफारिश की। शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि के कारण प्रारंभिक शिक्षा की मांग में वृद्धि हुई। गोखले ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा। दुर्भाग्यवश 1910 में उनके विचार को संसद ने अस्वीकार कर दिया। 1921 से 1937 तक भारत ने प्रारंभिक शिक्षा की कमान संभाली और महत्वपूर्ण प्रगति की। हालांकि 1928 में हार्टोग समिति की रिपोर्ट ने इसके व्यापक विस्तार में बाधा उत्पन्न की। इसके बावजूद समिति ने वहन क्षमता बढ़ाने, बर्बादी और ठहराव को कम करने और प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। आज़ादी से पहले एक और महत्वपूर्ण घटना थी महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम, जिसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो सीखने और आजीविका दोनों पर केंद्रित हो। बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताओं में शिल्प शिक्षण, एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण, गतिविधि आधारित शिक्षा और स्कूलों और समुदायों के बीच घनिष्ठ बातचीत शामिल है। स्वतंत्रता के बाद का काल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की वकालत करने वाली कई समितियों, आयोगों और संवैधानिक संशोधनों का गठन हुआ। 1947 में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के तरीके खोजने के लिए खेर समिति की स्थापना की गई थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में स्थानीय निकायों को शामिल करने और शिक्षा निकाय बनाने का सुझाव दिया गया। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य को संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। इन संवैधानिक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित किया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय पैटर्न के रूप में अपनाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें समर्थन का अभाव था। शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने 10+2+3 शिक्षा पैटर्न की सिफारिश की, जिसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति NP 1968 द्वारा स्वीकार किया गया। हालांकि सबसे व्यापक नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति NP 1986 थी, जिसकी बाद में समीक्षा की गई और इसकी कार्य योजना POA 1992 में संशोधित किया गया। NP 1986 और POA 1992 दोनों ने प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच, नामांकन और प्रतिधारण को प्राथमिकता दी। 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति ने भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। 1992 में भारत ने अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। 1997 में सैकिया समिति ने भी प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की सिफारिश की थी।
निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए 2001 में 93वां संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इसे दिसंबर 2002 में संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया, जिससे प्रत्येक नागरिक के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। चिंतन और क्रिया 19.1 भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास का पता लगाएं। शीर्षक: भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। परिचय: भारत में प्रारंभिक शिक्षा में सदियों से ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर गहरा परिवर्तन आया है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा की यात्रा एक जटिल कथा है, जो स्वदेशी शैक्षिक प्रणालियों और विदेशी प्रभावों के मिश्रण से चिह्नित है। यह प्रतिबिंब भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकास की पड़ताल करता है, इसकी जड़ें प्राचीन काल से लेकर आज तक खोजती है। प्राचीन शिक्षा प्रणालियाँ। प्राचीन भारत में शिक्षा मुख्यतः गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती थी। इस प्रणाली के तहत एक गुरु, शिक्षक, ने छात्रों की शिक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाई, न केवल शैक्षणिक ज्ञान बल्कि नैतिक और नैतिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। विषयों में वेद, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शामिल थे। हालांकि शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी, जिनमें अधिकतर समाज के उच्च वर्ग के लोग थे। मध्यकाल। मध्ययुगीन काल के दौरान इस्लामी प्रभावों के कारण मदरसों की शुरुआत हुई, जो इस्लामी अध्ययन पर केंद्रित थे, लेकिन इसमें गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषय भी शामिल थे। इन संस्थानों में फारसी और अरबी भाषाओं पर जोर पारंपरिक संस्कृताधारित शिक्षा से विचलन का प्रतीक था। हालांकि गुरुकुल प्रणाली की तरह शिक्षा काफी हद तक अभिजात्यवादी और जनता के लिए दुर्गम रही। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा और साहित्य पर जोर देते हुए पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रणाली शुरू की। 1854 के वुड डिस्पैच ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा को औपचारिक बनाने की नींव रखी। इसने शिक्षा के व्यवस्थित विकास के लिए मंच तैयार करते हुए प्रत्येक गांव में लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। स्वतंत्रता के बाद की अवधि। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने पहुंच और समानता के मुद्दों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार किए। कोठारी आयोग 1964 से 66 ने शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उच्च शिक्षा की नींव के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए 10+2+3 प्रणाली के कार्यान्वयन की वकालत की। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की स्थापना ने पाठ्यक्रम को और अधिक मानकीकृत किया। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) 20वीं सदी के अंत में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत के साथ एक आदर्श बदलाव देखा गया। इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। SSA ने सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया, एक ऐतिहासिक कानून जिसने प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। RTE ने बुनियादी ढांचे, छात्र शिक्षक अनुपात और पाठ्यक्रम के लिए मानक निर्धारित करते हुए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दी।
इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा तक पहुंच में सामाजिक आर्थिक असमानताओं को पाटना था। चुनौतियां और सुधार। महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भारतीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में चुनौतियां बनी हुई है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, शिक्षकों की कमी और क्षेत्रीय असमानताएं जैसे मुद्दे शैक्षिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बने हुए हैं। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। निष्कर्षतः भारत में प्रारंभिक शिक्षा का विकास सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक गतिशीलता से प्रभावित परिवर्तन की एक कहानी है। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से लेकर ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत और स्वतंत्रता के बाद के सुधारों तक भारत की शैक्षिक यात्रा पहुंच बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एसएसए और आरटीई जैसी पहलों के माध्यम से समावेशी शिक्षा पर हालिया जोर चुनौतियों पर काबू पाने और शिक्षा के माध्यम से देश के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास का प्रतीक है। 19.4 वर्तमान स्थिति। तालिका 19.1 को देखने पर हम देखते हैं कि पढ़ने और लिखने वाले लोगों का प्रतिशत काफी बढ़ गया है। 1951 में 18.33 से बढ़कर 2001 में 65.38 हो गया है। हालांकि 1951 की तुलना में पुरुष और महिलाएं दोनों बेहतर शिक्षित हैं, फिर भी महिलाओं की साक्षरता उतनी नहीं है पुरुषों के समान ऊंचा। तालिका 19.2 से पता चलता है कि 1950 से 51 के बाद से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। अब आइए 1950 से 51 से 1999 से 2000 तक पूरे भारत के सकल नामांकन अनुपात (GR) पर ध्यान केंद्रित करें। तालिका 3 को देखने पर हम देख सकते हैं कि GR, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों में नामांकित छात्रों की संख्या को मापता है, 1950 से 51 से 1999 से 2000 तक सुधार हुआ है। GR में अंतर भी कम हुआ है। हालांकि 1997 से 98 में प्राथमिक स्तर पर लड़कों के लिए शुद्ध नामांकन अनुपात NER 78% था और लड़कियों के लिए यह 64% था। समग्र NER 71% था, जिसका अर्थ है कि 6 से 11 आयु वर्ग के 29% बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे थे। जो राज्य शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, उनका NER राष्ट्रीय औसत 71% से भी कम है। सिन्हा 2004। इसके अतिरिक्त कई बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, अवधारण दर कम है, शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा नहीं है और बड़ी संख्या में छात्र उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं कर रहे हैं। शिक्षा में अधिक लड़कियों की भागीदारी के बावजूद अभी भी असमानता है, खासकर अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के बीच। गोपालन 1998, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्यक्रम 1992 ने प्रारंभिक शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराने के कार्य को गंभीरता से लिया। इन नीति दस्तावेजों का मुख्य फोकस सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक प्रतिधारण है। इनके अतिरिक्त दस्तावेज अनुशंसित समुदाय को शामिल करते हुए विकेंद्रीकृत सहभागी योजना, बेहतर स्कूल वातावरण के लिए बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करना, विद्यालय भवनों की संतोषजनक स्थिति तथा शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण का पुनर्गठन,
पहुंच और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना। यूनिसेफ, यूएनडीपी और विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई कार्यक्रम की चिंताओं को बल मिला। यूनिसेफ, यूएनडीपी और विश्व बैंक द्वारा मार्च के 5 से 9, 1990 को थाईलैंड में आयोजित सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन (ईएफए) ने एक घोषणा को अपनाया, जिसमें 155 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया गया। वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा। इसमें साक्षरता, मौखिक अभिव्यक्ति, संख्यात्मकता, समस्या समाधान और ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण जैसी बुनियादी शिक्षण सामग्री सहित सभी बच्चों की बुनियादी सीखने की जरूरतों पर जोर दिया गया। शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईएफए की घोषणा में एक व्यापक दृष्टिकोण था, जिसमें बुनियादी शिक्षा को औपचारिक स्कूली शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और खुली शिक्षण प्रणाली के रूप में देखा गया था। इनका उद्देश्य बच्चों और वयस्कों दोनों को शिक्षा प्रदान करना है। DPDPP 2003 सम्मेलन के बाद अप्रैल के 26 से 28, 2000 को डकार, सेनेगल में सभी के लिए शिक्षा के लिए विश्व शिक्षा मंच का आयोजन किया गया। मंच ने 6 लक्ष्य अपनाए। विशेषकर कमजोर और वंचित समूहों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाना और सुधारना। सुनिश्चित करें कि 2015 तक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में और जातीय अल्पसंख्यकों के सभी बच्चों, विशेषकर लड़कियों को मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। उपयुक्त शिक्षण और जीवन कौशल कार्यक्रमों तक उचित पहुंच के माध्यम से सभी युवाओं और वयस्कों की सीखने की जरूरतों को पूरा करें। 2015 तक वयस्क साक्षरता स्तर में 50% की वृद्धि हासिल करना, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, और सभी वयस्कों के लिए बुनियादी और चल रही शिक्षा तक उचित पहुंच प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच कोई अंतर न हो, और यह सुनिश्चित करना कि 2015 तक दोनों लिंगों के लिए शिक्षा में समानता हो, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना कि लड़कियों को बुनियादी शिक्षा में पूर्ण और समान अवसर और सफलता मिले। उच्च गुणवत्ता का शिक्षा की गुणवत्ता के हर पहलू में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना कि यह उत्कृष्ट हो ताकि हर कोई, विशेष रूप से पढ़ने, गणित और जीवन कौशल जैसे क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त और मापने योग्य सीखने के परिणाम प्राप्त कर सके। बॉक्स 19.1 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहल पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम 1992 का लक्ष्य 2000 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। 1993 में सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) शिखर सम्मेलन और 1990 में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन सभी के लिए शिक्षा के लिए डकार फ्रेमवर्क 2000 के साथ ही 9 देशों को अपने स्वयं के दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इन पहलों के कारण भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नवाचारों, रणनीतियों और कार्यों को लागू किया गया। 19.5 शिक्षा में पहल, नवाचार और रणनीतियाँ। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) के बाद भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया है। आइए 1986 के बाद की गई पहलों पर गौर करें। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987 उदा स्माइली 1987 में शुरू किए गए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल के माहौल को बेहतर बनाना, बच्चों की धारणा में सुधार करना और सीखने की उपलब्धियों को बढ़ावा देना था।
इस योजना ने प्रत्येक स्कूल को निम्नलिखित का प्रावधान अनिवार्य किया। कम से कम 2 उचित रूप से बड़े, हर मौसम के लिए उपयुक्त कमरे जिनमें एक बरामदा और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय हों। प्रति विद्यालय कम से कम 2 शिक्षक, जिनमें एक महिला भी शामिल हो। व्यावहारिक शिक्षण के लिए आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे ब्लैकबोर्ड, मानचित्र, चार्ट, खिलौने और उपकरण। इस योजना के तहत लगभग 5,23,000 प्राथमिक विद्यालयों को इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त हुई। आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना APPP 8वीं योजना के दौरान रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ शुरू की गई। 1,000 मिलियन APEP को प्रवासी विकास एजेंसी ODA से समर्थन प्राप्त हुआ। इसने दोतरफा रणनीति अपनाई। शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से कक्षा संचालन में सुधार, विद्यालय निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना। इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में समग्र शैक्षिक परिदृश्य को बढ़ाना है। बिहार शिक्षा परियोजना 1991 में शुरू की गई। बिहार शिक्षा परियोजना BEP का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना था। SC, ST और महिलाओं जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। परियोजना में योजना और कार्यान्वयन में समुदाय को शामिल करने पर जोर दिया गया। कुल परियोजना लागत 3,600 मिलियन रुपए थी, जिसमें दूसरे चरण 1,996 से 98 की 613 मिलियन रुपए की लागत भी शामिल थी, जिसे यूनिसेफ, भारत सरकार और बिहार सरकार ने साझा किया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा कार्यक्रम विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी IDA के समर्थन से 1993 में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा कार्यक्रम UPBEP का 7 वर्षों के लिए 7,288 मिलियन रुपए का बजट था। यूपी सरकार ने कुल परियोजना लागत का 13% योगदान दिया। यह परियोजना स्कूलों और ब्लॉक संसाधन केंद्रों BRC के निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री बनाने और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। चिंतन और क्रिया 19.2 आपके विचार में समाज में प्रत्येक व्यक्ति तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाना क्यों आवश्यक है? शीर्षक: सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता, एक सामाजिक अनिवार्यता। शब्द संख्या 1003। शिक्षा सामाजिक प्रगति की आधारशिला है, जो बौद्धिक विकास, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इस चिंतन में मेरा लक्ष्य समाज के प्रत्येक सदस्य तक प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करने के महत्व को स्पष्ट करना है। भारत के मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्र की सामूहिक नियति को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने का सौभाग्य मिला है। एक आजीवन सीखने के लिए फाउंडेशन। प्रारंभिक शिक्षा आजीवन सीखने की यात्रा की नींव रखती है। यह व्यक्तियों को मौलिक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है। बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता वह आधार बनती है जिस पर उन्नत शिक्षा का निर्माण किया जा सकता है। तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में, जहां ज्ञान प्रगति का प्रमुख चालक है, किसी को भी शिक्षा के इस मूलभूत स्तर तक पहुंच से वंचित करना उन्हें निरंतर सीखने की यात्रा से बाहर करने के समान है। 2. सशक्तिकरण और समानता। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह अज्ञानता और भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ने का एक साधन है। जब शिक्षा सामाजिक आर्थिक स्थिति,
लिंग या अन्य जनसांख्यिकीय कारकों के बावजूद सभी के लिए सुलभ होती है, तो यह एक महान समानता बन जाती है। यह उन अवसरों के द्वार खोलता है जो अन्यथा बंद रह सकते हैं, एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देता है। 3. आर्थिक विकास। प्रारंभिक शिक्षा में निवेश किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में एक निवेश है। एक शिक्षित आबादी नवाचार और उत्पादकता को आगे बढ़ाते हुए कार्यबल में सार्थक योगदान देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। इसके अलावा शिक्षा उच्च कमाई क्षमता, गरीबी को कम करने और अधिक आर्थिक रूप से स्थिर समाज बनाने से संबंधित है। शिक्षा के लाभ व्यक्ति से परे समुदाय और राष्ट्र तक व्यापक रूप से फैलते हैं, जिससे प्रगति का सकारात्मक फीडबैक लूप बनता है। 4. सामाजिक एकता और सद्भाव। शिक्षा समझ, सहनशीलता और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति शिक्षित होते हैं तो उनमें विविधता की सराहना करने और दूसरों के अधिकारों और दृष्टिकोण का सम्मान करने की अधिक संभावना होती है। यह बदले में समुदायों के भीतर सद्भाव को बढ़ावा देता है और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में मदद करता है जो संस्कृतियों, विश्वासों और परंपराओं की अपनी समृद्ध टेपेस्ट्री पर पनपता है। एक समाज जो शिक्षा को महत्व देता है, उसके चुनौतियों का सामना करने में लचीला होने की अधिक संभावना है, क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल का पोषण करती है। 5. स्वास्थ्य और खुशहाली। प्रारंभिक शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान के बारे में नहीं है, यह स्वस्थ जीवन शैली और कल्याण को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान से सुसज्जित करती है। यह स्वच्छता, पोषण और निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। शिक्षा पर अधिक जोर देने वाले समाज में समग्र स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होने की संभावना है, जो अपने नागरिकों की भलाई में योगदान देगा। 6. सतत विकास। शिक्षा सतत विकास का एक प्रमुख चालक है। यह व्यक्तियों में पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। एक शिक्षित आबादी के टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने, पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से पहल में भाग लेने की अधिक संभावना है। इस प्रकार सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए एक शर्त है, बल्कि एक टिकाऊ और लचीले भविष्य के निर्माण की नींव भी है। 7. सांस्कृतिक संरक्षण। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान, भाषाएं और रीति रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। जब समाज के प्रत्येक सदस्य के पास शिक्षा तक पहुंच होती है, तो सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाया जाता है और उसे संरक्षित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक छवि बरकरार रहे और समाज की विशिष्ट पहचान और विरासत में योगदान दे। निष्कर्षतः समाज में प्रत्येक व्यक्ति तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाने की अनिवार्यता को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तिगत विकास, सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा केवल कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, यह सकारात्मक परिवर्तन का उत्प्रेरक है जो सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने और उसकी वकालत करने, भारत और दुनिया के लिए एक उज्ज्वल और अधिक न्यायसंगत भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। गैरौपचारिक शिक्षा
एनएफआई भारत सरकार ने 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा का समर्थन करने के लिए 1979 से 80 में गैर औपचारिक शिक्षा की शुरुआत की। प्रारंभ में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 10 शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि 1986 में एक समीक्षा में पाया गया कि यह योजना स्कूल रहित क्षेत्रों के बच्चों, कामकाजी बच्चों और लड़कियों तक नहीं पहुंच रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) ने इस योजना को शहरी मलिन बस्तियों, पहाड़ी, आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्रों और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कामकाजी बच्चों तक विस्तारित करने की सिफारिश की। इसने एनएफआई केंद्रों के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों (वीए) को केंद्रीय अनुदान का भी सुझाव दिया। 1992 में एक्शन प्रोग्राम (पीओए) ने एनएफआई योजना को मजबूत करने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित की। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यूई) के लिए सूक्ष्म नियोजन के माध्यम से एनएफआई केंद्र स्थापित करना। 2. केंद्र स्थापित करने, प्रशिक्षकों की पहचान करने और एनएफआई की निगरानी में समुदाय को शामिल करें। 3. विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए विभिन्न एनएफआई कार्यक्रम मॉडल विकसित करें। 4. एनएफआई प्रशिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और अभिविन्यास प्रदान करें, प्रारंभिक प्रशिक्षण 30 दिन और बाद के वर्षों में 20 दिन। एनएफआई से औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थियों के प्रवेश को सक्षम करने के लिए एनएफआई को औपचारिक स्कूलों से जोड़े। 6. अनौपचारिक पाठ्यक्रमों और औपचारिक स्कूलों के बीच संबंध स्थापित करना। 7. औपचारिक प्रणाली के समकक्ष सीखने के स्तर को सुनिश्चित करते हुए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं। एनएफआई योजना में कुछ समस्याएं थीं, जैसे कम निवेश, खराब सामुदायिक भागीदारी, फंड जारी करने के मुद्दे और प्रशिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण घंटे जैसी गुणवत्ता संबंधी चिंताएं। मूल्यांकन अध्ययन संसदीय स्थायी समितियों और योजना आयोग द्वारा आयोजित किए गए थे। इन निष्कर्षों के आधार पर 1 अप्रैल 2001 से एनएफआई योजना को पुनर्गठित किया गया और इसका नाम बदलकर शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक नवाचार शिक्षा (ईजीएस) और एआई कर दिया गया। एमएचआरडी 2001 से 2002 के अनुसार ईजीएस और एआई लचीली रणनीतियों की परिकल्पना करते हैं। इसमें असेवित बस्तियों में स्कूल, मौसमी छात्रावास, ब्रिज कोर्स, आवासीय शिविर, ड्रॉप इन केंद्र और औपचारिक स्कूल में नामांकित छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग शामिल है। यह योजना स्कूल विहीन क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करने, ब्रिज कोर्स और स्कूल वापसी शिविरों के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेप और विशिष्ट कठिन समूहों के लिए रणनीतियों जैसी रणनीतियों का समर्थन करती है। बाद में ये योजनाएं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के समग्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का हिस्सा बन गई। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना था। इसमें बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करके प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन, ठहराव और उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह योजना पहले वर्ष में 2408 ब्लॉकों में शुरू हुई और 1997 से 98 तक धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गई। मूल रूप से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 20 तक के बच्चों को कवर करते हुए बाद में इसे अक्टूबर 2002 में शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक नवाचार शिक्षा (एआई) केंद्रों में बच्चों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीजीएल सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
के एक विशिष्ट भाग के रूप में कक्षा I से 8 तक वंचित लड़कियों को शिक्षित करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य शैक्षिक चुनौतियों वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यूई) प्राप्त करना है। एनपीजीएल के उद्देश्यों में शामिल है: शिक्षा में महिलाओं और लड़कियों की पहुंच बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने और उनकी बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं का विकास और प्रचार करना। लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए उनकी शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता पर जोर देते हुए विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना। यह कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में लागू किया गया है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और लिंग अंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसमें चयनित शहरी मलिन बस्तियों के साथ साथ कम से कम 5% SC/ST आबादी और 10% से कम SC/ST महिला साक्षरता दर वाले जिलों के ब्लॉक भी शामिल हैं। लक्षित समूहों में स्कूल न जाने वाली लड़कियां, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियां, प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर पाने वाली अधिक उम्र वाली लड़कियां, कामकाजी लड़कियां, हाशिए पर मौजूद सामाजिक समूहों की लड़कियां और कम उपस्थिति या उपलब्धि स्तर वाली लड़कियां शामिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य इन लड़कियों की शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए सीडी, फिल्म, लैंगिक चिंताओं के लिए दिशानिर्देश और पूरक पठन सामग्री का संकलन जैसी शिक्षण सामग्री विकसित करना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) भारत सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर बोर्डिंग सुविधाओं के साथ 750 आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। ये स्कूल विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए हैं। केजीबीवी योजना सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPGL) और महिला समाख्या (MS) जैसी मौजूदा पहलों के साथ मिलकर काम करेगी। केजीबीवी का प्राथमिक लक्ष्य प्रारंभिक स्तर पर बोर्डिंग सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालय स्थापित करके वंचित समूहों में लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पहचाने गए शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (EBBS) को लक्षित करती है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में लिंग अंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इन ब्लॉकों में आदिवासी आबादी, कम महिला साक्षरता और या स्कूल न जाने वाली लड़कियों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में स्कूल स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त फोकस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण SC, OBC और अल्पसंख्यक आबादी, कम महिला साक्षरता और या बड़ी संख्या में स्कूल न जाने वाली लड़कियों वाले क्षेत्र शामिल है। यह योजना कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों और छोटी छोटी बिखरी हुई कई बस्तियों वाले क्षेत्रों पर भी विचार करती है, जो नियमित स्कूल के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। राज्य सरकार या तो MS राज्यों में महिला समाख्या MS सोसाइटी या अन्य राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान SSA के माध्यम से केजीबीवी योजना को लागू करेगी। इन आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIETS, ब्लॉक संसाधन केंद्रों और महिला समाख्या संसाधन समूहों द्वारा आयोजित किया जाएगा। लोक जुम्बिश परियोजना 1992 से 94 के बीच राजस्थान में शुरू हुई और 1998 तक जारी रही। परियोजना के लिए कुल धनराशि रु. चरण I और II के लिए 1100 मिलियन और रु. तीसरे चरण के लिए 4000 मिलियन स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (सीडा) भारत सरकार और राजस्थान सरकार से आए। इस अनूठी पहल में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी एजेंसियों, शिक्षकों, गैर सरकारी संगठनों,
निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता के बीच सहयोग शामिल था। यह परियोजना 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संचालित है। केवल अंतिम उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक प्रक्रियाोन्मुख दृष्टिकोण, साझेदारी पर जोर, विकेंद्रीकृत कार्यप्रणाली, सहभागी शिक्षा, मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकरण, प्रबंधन में लचीलापन, गुणवत्ता और मिशन के प्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व के कई स्तरों का निर्माण। अगस्त 1998 में शुरू किए गए जनशाला कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यूई) की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करना था। इस संयुक्त पहल में संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियां यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ और यूएनएफपीए शामिल थी। उन्होंने समुदायाधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की, जिसे संयुक्त भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र प्रणाली शिक्षा कार्यक्रम या जनशाला कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मार्च 1997 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम में 9 राज्यों को शामिल किया गया, जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) में शामिल नहीं किए गए जिले और ब्लॉक भी शामिल थे। कम महिला साक्षरता, एससी और एसटी की उच्च सांद्रता और बाल श्रम की एक महत्वपूर्ण घटना वाले ब्लॉक की पहचान की गई। जनशाला कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे। परियोजना के मुख्य लक्ष्य थे: प्रभावी स्कूल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना और बनाए रखना, विशेष रूप से बहुकक्षा कक्षाओं में इंटरैक्टिव, बाल केंद्रित और लिंग संवेदनशील शिक्षण विधियों का उपयोग करके शिक्षकों के प्रदर्शन में सुधार करें। लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों की उपस्थिति और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली सामाजिक बाधाओं का समाधान करें। यह परियोजना 1998 से 2002 तक 5 वर्षों तक चली, जिसका कुल बजट 1031 मिलियन रुपए था। कवर किए गए राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ थे। दिसंबर 2002 में पारित संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 का उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करना है। यह संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में एक नया अनुच्छेद 21 जोड़कर किया गया था। अनुच्छेद 21A में कहा गया है: 21A शिक्षा का अधिकार। राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जैसा कि राज्य कानूनों द्वारा निर्धारित किया गया है। नवंबर 1994 में शुरू किए गए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) का उद्देश्य जिला विशिष्ट योजना और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना था। यह कार्यक्रम पहले के कार्यक्रमों एपीबीपी, बीपी और यूपीबीपी के अनुभवों के आधार पर डिजाइन किया गया था। टुकड़े-टुकड़े दृष्टिकोण वाले पिछले कार्यक्रमों के विपरीत डीपीईपी ने प्राथमिक शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। मुख्य विशेषताओं में विकेंद्रीकृत प्रबंधन, सामुदायिक गतिशीलता और संदर्भ और अनुसंधानाधारित इनपुट के आधार पर जिला विशिष्ट योजना शामिल है। सरकारी कार्यक्रम के खर्चों को विभाजित किया गया था, जिसमें 85% केंद्र सरकार द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा वहन किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित बाहरी फंडिंग में चरण I और II के लिए IDA से क्रमशः $260 मिलियन और $425 मिलियन शामिल थे। यूरोपीय संघ ने 150 मिलियन ECU का योगदान दिया और ODA UK ने 80.21 मिलियन दिए, जबकि नीदरलैंड ने $25.8 मिलियन दिए।
पहले चरण में असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 42 जिले शामिल थे। दूसरे चरण में उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और सभी चरण आए राज्यों के 80 जिलों को कवर किया गया। जिले का चयन औसत से कम महिला साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान (TLC) की मांगों पर आधारित था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPP) के उद्देश्यों में प्राथमिक शिक्षा पहुंच प्रदान करना, नामांकन में असमानताओं को कम करना, लिंग और सामाजिक समूहों के बीच ड्रॉपआउट दर और सीखने की उपलब्धियों को कम करना, समग्र प्राथमिक ड्रॉपआउट दर को 10% से कम करना और औसत उपलब्धि स्तर को 25% तक बढ़ाना शामिल है। बेसलाइन से अधिक बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक दक्षता और अन्य दक्षताओं में न्यूनतम 40% उपलब्धि सुनिश्चित करना। DPP के तहत उपलब्धियों में 0.160 मिलियन नए स्कूल खोलना, जिनमें से 0.084 मिलियन वैकल्पिक स्कूल थे, अतिरिक्त सुविधाएं बनाना, 45,900 नए स्कूल भवनों का निर्माण, 46,800 कक्षाएं, 15,302 संसाधन केंद्र, 46,500 शौचालय और 16,700 पेयजल सुविधाएं शामिल है। इसके अतिरिक्त 0.177 मिलियन पैरा शिक्षकों शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) भारत सरकार ने 16 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान (SSA) को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला समाख्या और मध्याह्न भोजन योजना को छोड़कर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (UE) के लिए चल रही सभी पहलों को शामिल करना था। कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिलों पर आधारित होगा। मुख्य उद्देश्यों में 8वीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वितरण प्रणाली को बढ़ाना, स्कूल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लिंग अंतर को कम करना और निम्नलिखित हासिल करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना कि 2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल कैंप या ब्रिज कोर्स में हो। यह सुनिश्चित करना कि 6ठी आयु वर्ग के सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। यह सुनिश्चित करना कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे 2010 तक 8 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। जीवन कौशल पर जोर देने के साथ संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना। 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण प्राप्त करना। सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रव्यापी मिशन है जो 1.1 मिलियन बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें लगभग 0.85 मिलियन मौजूदा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय और 33 मिलियन शिक्षक शामिल है, जो इसे एक विशाल और व्यापक अभियान बनाता है। चिंतन एवं क्रिया 19.3 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार के प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं नीतिगत ढांचे, कार्यान्वयन चुनौतियों और परिणामों जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करके प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार के प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करूंगा। यह विश्लेषण इन प्रयासों की प्रभावशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। परिचय। भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की खोज एक दीर्घकालिक लक्ष्य रहा है, जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में
सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा बनने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई नीतियों और पहलों को लागू किया है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य सफलताओं और कमियों दोनों पर प्रकाश डालते हुए इन प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। नीति ढांचे। भारत सरकार ने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीतिगत ढांचे तैयार और कार्यान्वित किए हैं। 2001 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और बाद में 2009 में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित महत्वपूर्ण मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। इन पहलों का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना, पहुंच, बुनियादी ढांचे और शिक्षक भर्ती के मुद्दों को संबोधित करना है। हालांकि इन नीतियों ने एक आदर्श बदलाव को चिन्हित किया, लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में चुनौतियां बनी रही। धन का आवंटन, निगरानी तंत्र और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय इन पहलों की सफलता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक बन गए। कार्यान्वयन चुनौतियां। सराहनीय नीतिगत ढांचे के बावजूद सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बुनियादी ढांचे की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पहुंच में बाधा उत्पन्न करती है। अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती, साथ ही उचित निगरानी तंत्र की कमी के कारण सभी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में भिन्नताएं आईं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक असमानताएं, लिंगाधारित भेदभाव और सांस्कृतिक कारकों जैसे मुद्दों ने स्कूलों में बच्चों के नामांकन और ठहराव को रोकने में भूमिका निभाई। डिजिटल विभाजन, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान उजागर हुआ, ने शिक्षा वितरण में अंतर को पाटने के लिए नवीन समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित किया। परिणाम और प्रभाव। इन सरकारी प्रयासों के परिणामों का आकलन करने में नामांकन दर, ड्रॉपआउट दर और सीखने के परिणामों जैसे प्रमुख संकेतकों की जांच करना शामिल है। हालांकि नामांकन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच प्रतिधारण में चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। मानकीकृत परीक्षणों द्वारा मापे गए सीखने के परिणाम व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जो प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता में असमानताओं का संकेत देते हैं। इसके अलावा RTE अधिनियम के समावेशी शिक्षा पर जोर ने विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में प्रगति की है। हालांकि शैक्षिक परिदृश्य पर समग्र प्रभाव के लिए सार्थक और टिकाऊ परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर मूल्यांकन और रणनीतियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के सरकार के प्रयासों में सफलताएं और चुनौतियां दोनों देखी गई है। हालांकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लगातार मुद्दों पर निरंतर ध्यान देने और अनुकूली रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इन प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो भविष्य की नीतियों और हस्तक्षेपों को सूचित कर सकता है और अधिक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकता है। 19.6 प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए शिक्षक शिक्षा में नवीन उपाय। शिक्षाकर्मी परियोजना (SKP) 1987 में स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी (SIDA) के समर्थन से राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना (SKP) शुरू हुई। इसका लक्ष्य राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (UE) को बढ़ावा देना था, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। परियोजना ने शिक्षकों की अनुपस्थिति को उच्च ड्रॉपआउट दर में योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना। इसे संबोधित करने के लिए
नियमित शिक्षकों के स्थान पर कम योग्य लेकिन विशेष रूप से प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्तियों को चुना गया। शिक्षाकर्मी के नाम से जाने जाने वाले इन व्यक्तियों की न्यूनतम योग्यता पुरुषों के लिए 8वीं कक्षा और महिलाओं के लिए कक्षा 5वीं थी। उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण और आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ा। एसकेपी की एक उल्लेखनीय उपलब्धि 576 गांवों में बच्चों का 100% नामांकन हासिल करना था, जिसमें परियोजना के 1/4 से अधिक गांव शामिल थे। एमवी फाउंडेशन कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले में कार्यान्वित एमवी फाउंडेशन कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम के मुद्दे को संबोधित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को श्रम से मुक्त कराना और उन्हें नियमित सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना है। यह कार्यक्रम पैरा शिक्षकों को नियोजित करता है, जिनकी विभिन्न जिम्मेदारियां हैं। बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान। स्कूली शिक्षा में सहायता के लिए बच्चों, अभिभावकों और समुदाय को संगठित करना। श्रम से मुक्त हुए बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स आयोजित करना, उन्हें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल से लैस करना और उन्हें स्कूली जीवन में समायोजित करने में मदद करना। एक गहन अभियान के बाद हाल ही में श्रम से मुक्त हुए नवागंतुकों को स्कूल प्रणाली में शामिल करने में सरकारी शिक्षकों की सहायता करना और उनका समर्थन करना। 1991 में शुरू हुए इस कार्यक्रम ने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य में योगदान देते हुए बच्चों को स्कूलों में सफलतापूर्वक पुनः एकीकृत किया है। हिमाचल प्रदेश स्वयंसेवी शिक्षक योजना HPVTS। हिमाचल प्रदेश स्वयंसेवी शिक्षक योजना HPVTS राज्य सरकार द्वारा 1984 में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में एक अतिरिक्त स्वयंसेवी शिक्षक नियुक्त करके सरकारी स्कूलों में बढ़ते नामांकन को संबोधित करना था। एक अन्य लक्ष्य बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था। जिन लोगों ने 10 वर्षों तक स्वयंसेवी शिक्षकों के रूप में सेवा की, उन्हें बाद में स्कूलों में जूनियर बेसिक शिक्षकों के रूप में स्थायी रोजगार दिया गया। 19.7 प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका। अगले विषय पर आगे बढ़ते हुए प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। नवीनतम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से सुसज्जित एक अच्छी तरह से स्थापित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के साथ विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों ने शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। विशेष रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1993 में इग्नू ने एनसीईआरटी के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मार्गदर्शन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम CIG शुरू किया। एक अन्य सहयोगात्मक प्रयास के परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा DPE नामक एक व्यापक कार्यक्रम का विकास हुआ। यह कार्यक्रम उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम और जम्मू और कश्मीर में अप्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में शिक्षक की भूमिका, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान और समझ को बढ़ाना है। कार्यक्रम प्रिंट सामग्री, ऑडियो विजुअल सहायता, व्यावहारिक सत्र, हैंडबुक, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और मूल्यांकन जैसे विभिन्न तरीकों को नियोजित करता है। एनसीईआरटी के सहयोग से इग्नू के तहत दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। 1996 में एनसीईआरटी ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम SOPT
के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश और कर्नाटक में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए इंटरैक्टिव वीडियो तकनीक का उपयोग किया। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में सीखने के न्यूनतम स्तर, MLL, शिक्षण सहायक सामग्री, बहुस्तरीय शिक्षण और गणित, पर्यावरण अध्ययन और भाषाओं को पढ़ाने के लिए रणनीतियाँ जैसे विषय शामिल थे। सर्व शिक्षा अभियान DPSSA के तहत दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। इग्नू ने NCERT के सहयोग से 1996 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के तहत दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम DEP शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, विश्व बैंक से ऋण के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा इनपुट और सामग्रियों का उपयोग करके प्राथमिक शिक्षा कर्मियों के चल रहे प्रशिक्षण को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में सुधार से जुड़ी सेवाकालीन प्रशिक्षण की एक स्थायी प्रणाली स्थापित करना था। DPDPEP इग्नू 2003। सर्व शिक्षा अभियान DPSSA के तहत दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना MHRD द्वारा 1 जुलाई 2003 को SSA के तहत दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई थी। इग्नू को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजना को लागू करने का काम सौंपा गया था। DPSSA का प्राथमिक लक्ष्य SSA के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना है, जिसमें प्रारंभिक स्कूल चरण के लिए 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह प्राथमिक शिक्षकों, समन्वयकों, सामुदायिक नेताओं, अभिभावकों, वैकल्पिक स्कूल पदाधिकारियों और अन्य सहित विभिन्न शिक्षा हितधारकों की जरूरतों को पूरा करता है। कार्यक्रम मुद्रित स्वशिक्षण सामग्री, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम प्रदान करता है और टेलीकॉन्फ्रेंस इग्नू प्रोफाइल 2006 आयोजित करता है। चिंतन और क्रिया 19.4। क्या आपको लगता है कि उचित शिक्षक प्रशिक्षण से प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार में मदद मिलेगी? ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? शीर्षक: उचित शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाना, एक व्यापक विश्लेषण। परिचय: शिक्षक प्रशिक्षण शैक्षिक विकास की आधारशिला है, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में। यह प्रतिबिंब उस महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है जो उचित शिक्षक प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार में निभा सकता है, खासकर भारत के संदर्भ में। इग्नू में एक छात्र के रूप में देश में विविध शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षकों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को देखते हुए इस विषय का महत्व बढ़ जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण का महत्व। प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक है। प्राथमिक शिक्षा एक बच्चे की शैक्षणिक यात्रा की नींव तय करती है और इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान शिक्षण की गुणवत्ता एक छात्र के आजीवन सीखने के पथ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। शिक्षक केवल ज्ञान के संचारक नहीं हैं, वे सीखने के अनुभवों के वास्तुकार, मार्गदर्शक और युवा दिमाग को आकार देने वाले प्रभावशाली व्यक्ति हैं। पर्याप्त प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक इन बहुमुखी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से लैस है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यकताएं। शैक्षणिक कौशल। बाल विकास और सीखने के सिद्धांतों की गहन समझ प्रभावी शिक्षण के लिए मूलभूत है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कक्षा में मौजूद विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करने के लिए विविध निर्देशात्मक रणनीतियों पर जोर देना चाहिए। विषय ज्ञान। प्रभावी शिक्षण के लिए विषय वस्तु में दक्षता से समझौता नहीं किया जा सकता।
शिक्षकों को पाठ्यक्रम में बदलाव और शैक्षिक सामग्री में प्रगति से अवगत रखने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कक्षा प्रबंधन, अनुशासन बनाए रखने और कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाने की रणनीतियां शिक्षक प्रशिक्षण के आवश्यक घटक है। संघर्ष समाधान कौशल और प्रभावी संचार रणनीतियां प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी एकीकरण, डिजिटल युग में शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में निपुण होना चाहिए। शिक्षकों के लिए डिजिटल साक्षरता सर्वोपरि है। यह सुनिश्चित करना कि वे सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें। समावेशी शिक्षा, शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले छात्रों सहित छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एक समावेशी कक्षा वातावरण बनाने की रणनीतियां जो विविधता का जश्न मनाती है और सभी के लिए समान सीखने के अवसरों को बढ़ावा देती है। सतत मूल्यांकन, छात्रों की समझ को मापने के लिए शिक्षकों को रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षण और सीखने दोनों में निरंतर सुधार की सुविधा के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने का प्रशिक्षण आवश्यक है। व्यावसायिक नैतिकता, गोपनीयता बनाए रखने और सुरक्षित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने सहित शिक्षा में नैतिक विचार शिक्षक प्रशिक्षण का अभिन्न अंग होना चाहिए। शिक्षण पेशे के प्रति व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के महत्व को समझना। सामुदायिक व्यस्तता, शिक्षकों को शैक्षिक प्रक्रिया में माता-पिता, समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। समुदायाधारित परियोजनाओं में शामिल होने से शिक्षकों को शिक्षा को वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जोड़ने में मदद मिल सकती है, जिससे सीखना अधिक प्रासंगिक और आकर्षक हो जाएगा। चुनौतियां और समाधान, संसाधनों की कमी, चुनौती, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सीमित संसाधन। समाधान, लागत प्रभावी ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, संसाधन साझा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करना और सरकारी और गैर सरकारी फंडिंग के रास्ते तलाशना। परिवर्तन का विरोध, चुनौती, नई शिक्षण पद्धतियों को अपनाने में शिक्षकों का विरोध। समाधान, समावेशी और सहभागी प्रशिक्षण विधियों को लागू करना, सफल केस अध्ययनों का प्रदर्शन करना और विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायक सहकर्मी शिक्षण समुदाय बनाना। क्षेत्रीय संदर्भों के लिए अनुकूलन, चुनौती, विविध सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताएं। समाधान, स्थानीय संदर्भों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना, क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करना, कार्यक्रम डिजाइन में स्थानीय शिक्षकों को शामिल करना और विभिन्न क्षेत्रों में सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझने के लिए जरूरतों का आकलन करना। निष्कर्ष, निष्कर्षतः प्रारंभिक शिक्षा में उपयुक्त शिक्षक प्रशिक्षण की परिवर्तनकारी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बहुमुखी आवश्यकताओं में न केवल शैक्षणिक कौशल और विषय ज्ञान शामिल है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण भी शामिल है जो शैक्षिक परिदृश्य की अनूठी चुनौतियों का समाधान करता है। शिक्षक प्रशिक्षण पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए संसाधन की कमी, परिवर्तन का प्रतिरोध और क्षेत्रीय विविधता सहित चुनौतियों पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। इग्नू के छात्रों के रूप में हम यह सुनिश्चित करने के साधन के रूप में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में निवेश के महत्व को पहचानते हैं कि प्रत्येक बच्चे को उनकी शैक्षणिक यात्रा के लिए गुणवत्तापूर्ण निर्देश और सहायता मिले। यह न केवल वर्तमान में बल्कि प्रारंभिक शिक्षा के भविष्य में एक निवेश है जो एक ऐसे समाज के लिए आधार तैयार करता है जो सीखने को महत्व देता है और प्राथमिकता देता है।
19.8 निष्कर्ष। अंत में इस इकाई का उद्देश्य आपको सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की अवधारणा, इतिहास और वर्तमान स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। हमने देश और उसके नागरिकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा अपनाए गए प्रयासों और रणनीतियों पर चर्चा की। 1950 में स्थापित भारत के संविधान ने 14 वर्ष तक के बच्चों को लक्षित करते हुए 10 वर्षों के भीतर प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की नींव रखी। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर जोर आजादी से पहले गोखले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्यक्रम 1992 ने चिंताओं को दूर करने और सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिसेफ, यूएनडीपी और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी सभी के लिए शिक्षा की घोषणा ईएफए के माध्यम से योगदान दिया। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई पहल और रणनीतियां लागू की गई हैं, जिनमें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, एपीपीपी, बीईपी, यूपीबीईपी, एनएफआई, मध्याह्न भोजन योजना, लोक जुम्बिश परियोजना, जनशाला कार्यक्रम, मौलिक के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शामिल है। अधिकार, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, शिक्षा कर्मी परियोजना, एमवी फाउंडेशन कार्यक्रम और एचपीवीटीएस जैसी शिक्षक शिक्षा पहल भी शुरू की गई है। दूरस्थ और मुक्त शिक्षा, विशेष रूप से इग्नू के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम पेश करके योगदान देता है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम डीपीएसएसए एसएसए उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करता है।